हेलो एवरीवन, वेलकम टू myexam.ai। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नीट रिवीजन सीरीज़ में। जो अपना लास्ट चैप्टर होने वाला है वो है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है बच्चों 11th केमिस्ट्री का है। इसमें अपन एल्कीन, एल्केन, एल्काइन और बेंजीन इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रेपरेशन, केमिकल रिएक्शंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रेपरेशन ऑफ एल्केन से, और इस चैप्टर के अपन थ्योरी के साथ में PYQ सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं और साथ ही में उसका टेस्ट भी देना है तो दोनों ही चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है प्रेपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन अपन सभी को पता है CnH2n+2 फॉर्मूले का होता है, ठीक है। इसकी प्रेपरेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है प्रेपरेशन के लिए वो है बच्चों कौन सी रिएक्शन, जब आप क्या कर रहे हो, सिंपल क्या कर रहे हो, हाइड्रोजिनेशन कर रहे हो। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। मतलब आप एल्कीन के अंदर क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हो, और ये होता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जो कि निकल, प्लेटिनम, पैलिडियम हो सकते हैं, और इससे आपका बन जाता है एल्केन CH3CH3। सो दिस इज प्रेपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम, किससे हुआ है, एल्कीन से। तो ये किससे है, प्रेपरेशन एल्कीन से हुआ है, एल्केन का, ठीक है। इसका मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझते हैं। मैकेनिज्म यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। आइए देखते हैं। ये जो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम लेते हैं, ये क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, और कैटलिस्ट पे एक सरफेस की तरह ये यहाँ पर काम करते हैं। ये कैटलिस्ट है, फॉर एग्जांपल निकल का कैटलिस्ट है। अब जो ये हाइड्रोजन है ये इसके पास यहाँ पर आकर रेस्ट कर रहा होता है आराम से, और ये यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही एल्कीन आती है, क्या आता है, जैसे ही एल्कीन आती है, एल्कीन क्या करती है, इस हाइड्रोजन के पास एल्कीन को भी ये बोलता है भाई आइए रेस्ट करते हैं, और रेस्ट करने के चक्कर में क्या करता है, इससे बॉन्डिंग करने लग जाता है। यहाँ पर बॉन्डिंग होती है, और जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो टूट जाता है, और यहाँ से क्या होता है, ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा होता है, और ये वाला बॉन्ड बन रहा होता है। ये वाले दोनों बॉन्ड बन रहे हैं, ये वाले दोनों बॉन्ड क्या है, ब्रेक हो रहे हैं, और इसकी वजह से आपको मिलता है क्या, एल्केन, क्योंकि यहाँ पर CH3CH3 लग जाता है, और जो यहाँ पर डबल बॉन्ड था उसका ब्रेक हो जाता है। तो ये एक सरफेस फिनोमिना है, बहुत बार पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या बनता है, इंटरमीडिएट स्टेट में 4MCTS बनता है। आप देख सकते हैं 4 मेंबर्ड की रिंग है, तो 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। बहुत बार पूछ सकते हैं आपसे, तो याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस, और जब अपन एल्केन को प्रिपेयर कर रहे हैं किससे, एल्कीन से, तो जितने भी हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस है जिसमें निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम यूज हुआ है, पूरा इस मैकेनिज्म से ही चलेगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म की, जो कि क्या है बच्चों, नेक्स्ट है अपने पास वुड्स रिएक्शन। देख लेते हैं वुड्स रिएक्शन ये रही। तो आइए वुड्स रिएक्शन को देखते हैं। बहुत ही फेमस रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, तो इसमें आप लेते हो बच्चों अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर क्या करते हो, 2 मोल्स लेते हो अल्काइल हैलाइड के, और साथ में आप लेते हो सोडियम, एक मेटल लेते हो, और साथ में ड्राई ईथर लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से ये लीव हो जाएगा 2NaX, और साथ में मिल जाएगा आपको RR, और साथ में मिल जाएगा 2NaX। तो ये RR एल्केन चाहिए था, एल्केन मिल चुका है। तो बच्चों देखा कैसे वुड्स रिएक्शन से अपन प्रिपेयर कर रहे हैं एल्केन। पहले अपन क्या ले रहे हैं, यहाँ पर अपन ले रहे हैं 2 अल्काइल हैलाइड, 2 सोडियम, फिर यहाँ पर अपन NaX को रिमूव कर रहे हैं, और साथ में एल्केन मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस मैकेनिज्म और इस प्रोसेस के बारे में कि ये इवन नंबर ऑफ एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए काम में लिया जाता है। इवन नंबर ऑफ एल्केन आर प्रिपेयर्ड, इवन नंबर ऑफ एल्केन्स ही इसमें क्या होंगे, प्रिपेयर्ड होंगे। तो इसके मैकेनिज्म को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। जो मैकेनिज्म यहाँ यूज़ होता है वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, फॉर वुड्स रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज यूज्ड। तो याद रखना है यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसेस होता है। अब जो ये सोडियम होता है ना, इसके 2 मोल्स होते हैं, ये क्या करता है, रेडिकल बना लेता है, क्या कर देता है, होमोलिसिस करके रेडिकल बना लेता है। सोडियम रेडिकल जो है वो जाता है बच्चों यहाँ पर ये CH3Cl के पास, और यहाँ से CH3 रेडिकल बन जाता है, साथ में ये आपका NaCl निकल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मिथाइल क्लोराइड लिया है एज अ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब दोबारा ये जो आपका CH3 रेडिकल है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा अगेन CH3
Cl के साथ में, और ऐसे ही ये क्या करेगा, बहुत सारे रेडिकल बनाता जाएगा। अगर मान लो आपने, चलो ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें आप 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड ले रहे हो, क्योंकि अल्काइल हैलाइड सेम होगी तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म हो जाएगा, सिंपल वुड्स रिएक्शन जिसे बोलते हैं। और जो मिक्स वुड्स रिएक्शन होती है वो तब बनती है जब आप 2 डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड लेते हो, क्योंकि मैंने बताया 2 मोल्स ले रहे हो अल्काइल हैलाइड के, तो हो सकता है सेम लो और ये भी हो सकता है कि डिफरेंट लो। तो मान लो एक आपने मिथाइल क्लोराइड ले लिया और एक आपने क्या करा बच्चों, इथाइल क्लोराइड ले लिया, CH3 CH2Cl। तो जब आपने इथाइल क्लोराइड लिया तो जो रेडिकल जनरेट होगा वो क्या होगा, CH3 CH2 रेडिकल जनरेट हुआ है। और जब आपने मिथाइल क्लोराइड लिया तो क्या रेडिकल जनरेट हुआ, मिथाइल रेडिकल जनरेट हुआ। अब क्या होगा, आइए मैकेनिज्म को आगे देखते हैं। इस मैकेनिज्म में आगे क्या होता है बच्चों, जब आपका CH3 रेडिकल बन चुका है और जब आपका C2H5 रेडिकल बन चुका है तो ये क्या करते हैं, मान लो CH3 रेडिकल को एक और CH3 रेडिकल मिल गया तो वो क्या बना लेगा, CH3 CH3 बना लेगा। अगर C2H5 रेडिकल को एक CH3 मिल गया तो वो क्या बना लेगा, C2H5 CH3 बना लेगा। कितने तरीके के अल्केन बन सकते हैं आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ अल्केन्स कैन बी फॉर्म्ड इफ यू आर टेकिंग 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर आपने C2H5 के रेडिकल को C2H5 के रेडिकल के साथ ही रिएक्ट करवाया है तब 2 तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो क्या हो बच्चों, डाइमराइजेशन हो, जैसा कि हर एक केस में हो रहा है। मतलब क्या होगा, C2H5 रेडिकल मिलकर यहाँ पर 4 मेंबर्ड की एक क्या बना लेंगे, सिंपल चेन बना लेंगे। और हो सकता है कि इसी रिएक्शन में क्या हो जाए, डिसप्रपोर्शन, और डिसप्रपोर्शन की वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्कीन। मतलब यहाँ पर आपको मिल जाएगा CH2 एक एल्कीन मिल सकती है इस वाले केस में। एक CH3 यहाँ आ जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन को आप हटा दो, तो यहाँ से एल्कीन भी मिलना पॉसिबल हो सकता है डिसप्रोपोर्शनेट होकर। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आपको ये वाला कोई भी अगर मिक्स्ड अल्काइल हैलाइड दिया गया है तो आपको जो एक प्रोडक्ट बनाना है वो कौन सा बनाना है, याद रखना है डिसप्रोपोर्शनेट बनाना है। एक और चीज़ें बता देती हूँ, जब भी आप एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लोगे और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लोगे तो आपका हर केस में क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा और आपके एल्केन मिलेंगे। मतलब एल्कीन भी मिल सकती है पर एल्केन भी साथ में मिलेंगे। मगर आप एक टर्शरी रेडिकल ले रहे हो तो वो क्या करेगा, हमेशा बच्चों क्या करेगा, एल्कीन ही प्रोड्यूस करेगा। तो ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद बच्चों पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट मैकेनिज्म वुड्स रिएक्शन के बाद में, जो कि क्या होने वाला है, वुड्स अपन ने पढ़ लिया है, हाइड्रोजनेशन अपन ने पढ़ लिया है। अब आइए पढ़ते हैं अपन कौन सा, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ये बहुत इजी मेथड है, डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, डीकार्बोक्सिलेशन से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से आप CO2 को बाहर निकाल रहे होंगे, डीकार्बोक्सिलेट कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया, जो अपन यहाँ पर लिया गया है वही ले लें, CH3 CH2 COONA आपने लिया है। साथ में आप इसके साथ जो मिक्सचर लेते हो होता है सोडा लाइम का। सोडा लाइम, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है प्लस कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसे बोलते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को ही बोला जाता है सोडा लाइम। बहुत बार डायरेक्टली आपसे रिएजेंट पूछ लेगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इनमें से एक रिएजेंट को गायब कर देगा या सिर्फ सोडा लाइम लिख देगा और पूछ लेगा सोडा लाइम क्या होता है। तो याद रखना है दोनों का मिक्सचर होता है। और यहाँ से बच्चों आपको क्या मिल जाते हैं, एल्केन मिल जाता है, CH3 CH3 एल्केन यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा। और साथ ही में आप देखोगे यहाँ से CO2 निकल जाएगा। बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हमेशा आपको 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं जो आपका रिएक्टेंट था उसमें एक कार्बन था, ये CO2 वाला जो कि निकल चुका है, तो 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट हमेशा मिलेगा डीकार्बोक्सिलेशन में। अगर पूछा जाए, वैसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि NCERT में नहीं दिया गया है कि मैकेनिज्म क्या होता है। ये जो प्रोसेस होता है ये कार्बन आयन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। इंटरमीडिएट पूछ सकता है, तो मैंने बता दिया कार्बन आयन यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है। इसी से मिलती जुलती रिएक्शन, मतलब जब अपन डीकार्बोक्सिलेशन की ही बात कर रहे हैं तब एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं बच्चों इससे? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि इससे आप एल्केन प्रिपेयर कर सकते हो, एल्कीन भी प्रिपेयर कर सकते हो और एल्काइन भी प्रिपेयर कर सकते हो, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड।
अच्छा, इस मेथड में क्या होता है देखना, इस मेथड के लिए अपन क्या यूज़ कर रहे हैं बच्चों, इस मेथड में अपन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर CH3COONA, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट, साथ में आप क्या कर रहे हो, वाटर और इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो उसका, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने लिया CH3COONA और साथ में आपने वाटर लेके इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, वही चीज़ है, CO2 बाहर निकलेगी और यहाँ से भी जो प्रोड्यूस होगा वो एल्केन ही होगा, CH3 आपको मिल जाएगा, साथ में यहाँ से क्या होगा बच्चों, जो बाई प्रोडक्ट है CO2 H2O वगैरह बाहर निकल जाएंगे। इसके मैकेनिज्म को देखो, बहुत बार पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा एनोड पे क्या बना है, कैथोड पे क्या बना है, क्योंकि मेथड कौन सा है, इलेक्ट्रोलिसिस का, तो यहाँ पर एनोड कैथोड का यूज़ हुआ होगा, तो आपसे पूछ लेगा एनोड पे कौन सी गैसेस निकलती हैं, तो इसीलिए याद रखना है इसके मैकेनिज्म को, इंपॉर्टेंट है। एनोड पे क्या होता है बच्चों, ये जो CH3COO- होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शन होती है और ये प्रोड्यूस करता है CH3COO रेडिकल बाय गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रेडिकल बन गया, ये रेडिकल से CO2 बाहर निकल जाता है, CH3 रेडिकल के 2 मोल्स बन जाते हैं, जिससे जो आपकी CH3 है वो बाहर निकल जाती है, मतलब एल्केन बन जाता है। पर ये क्या है, एक स्मॉलर एल्केन है, तो स्मॉलर जो एल्केन होते हैं C1 से C5 तक वो गैसियस प्रोडक्ट होते हैं, तो गैसेस की फॉर्म में होता है, तो एक गैस निकल गई, ठीक है। साथ ही में यहाँ से CO2 रिमूव हुई है, तो एक गैस CO2 हो गई। तो याद रखना, बहुत बार पूछ लेगा नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एनोड इन इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, तो आपको याद रखना है एक तो CO2, और अगर आप एक छोटा टाइप का क्या ले रहे हो, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट ले रहे हो, तो वहाँ से जो एल्केन, जैसे यहाँ पर क्या निकल गया, ये C2H6 निकल गया, तो ये क्या है, गैसियस प्रोडक्ट है। तो जितने भी C1 से C5 तक होते हैं वो गैसियस होते हैं, तो उनको आप गैसियस में ही काउंट करोगे। अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड में क्या होता है, जो वाटर होता है ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है, साथ में 2OH- प्लस H2 का रेडिकल H रेडिकल बनता है। सबसे पहले तो क्या बनेगा, H का रेडिकल बनता है। अब 2 H के रेडिकल मिलकर क्या बना देंगे, H2 गैस की फॉर्म में निकल जाएगा, तो यहाँ से H2 गैस निकल जाती है। याद रखना है एनोड से कौन कौन सी गैस निकली है, CO2 और C2H6, और कैथोड से कौन सी गैस निकली है बच्चों, H2 गैस पूछा जाता है, इसलिए मैंने अलग से भी लिख दिया, मैकेनिज्म के थ्रू भी समझोगे तो हमेशा याद रहेगा, कभी कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। आइए अब बात करते हैं जो अपना लास्ट मेथड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्केन, क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। और आप इसको सिंपली बोल सकते हो कि अपन एल्केन को प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। सारे कार्बोनिल कंपाउंड अपन पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, सारी रिएक्शंस अपन ने पढ़ ली है। अब अपने लिए बहुत इजी है और रिएक्शन करना। मैंने आपको 2 रिएक्शंस बताई थी, एक तो थी क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या यूज़ करते हैं भाई क्लेमेंसन रिडक्शन में, मेरे लिखने से पहले अगर आता है तो कमेंट कर देना। क्लेमेंसन रिडक्शन में आप कार्बोनिल कंपाउंड का क्या करते हो, इसके साथ में लेते हो जिंक मरकरी अमलगम, साथ में HCl, और यहाँ से आपको मिल जाता है एल्केन CH2, यहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है। ऐसा ही एक और होता है जिसको बोलते हैं बच्चों वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या बोलते हैं, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इस प्रोसेस में भी सेम होता है, आप एक कार्बोनिल कंपाउंड लेते हो, उसके साथ में आप हाइड्रोजीन लेते हो NH2 विद OH- और साथ में आपका फिर से प्रोड्यूस हो जाता है एल्केन। क्या मिल चुका है, एल्केन। दोनों रिडक्शन रिएक्शन से याद रखनी है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो अपन ने जितनी भी प्रेपरेशन रिएक्शंस थी बच्चों किसकी, एल्केन की, वो पढ़ ली है। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, वुड्स रिएक्शन हो गई, डीकार्बोक्सिलेशन विद सोडा लाइम हो गया, हाइड्रोजनेशन हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, तो ये सब अपन ने पढ़ लिया है। आइए देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन की। सबसे पहले आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहली रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब आप क्या करते हो, जब भी एल्कीन को लेते हो और साथ में आप कोई क्या डालते हो बच्चों, हैलोजन डालते हो, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। जो यहाँ पर RH होता है, H जो होता है एल्केन का, वो रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है RCl। तो यहाँ से इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है क्लोरीन से। तो फॉर एग्जाम्पल अपन ने क्या करा बच्चों, एक मीथेन का मॉलिक्यूल लिया और उसकी रिएक्शन करवाई क्लोरीन के साथ में अपन ने इसको सनलाइट भी दी।
तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकला, CH3Cl बन गया। आपने क्या करा, कंटिन्यूसली सनलाइट दी, ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर वापस सनलाइट देने पर यहाँ पर बन गया CH2Cl2, फिर सनलाइट दी, फिर आपका बन गया CHCl3, फिर सनलाइट दी, तो यहाँ पर जो लास्ट में बच्चों कंप्लीट प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो होगा CCl4। क्या होगा, CCl4। तो यहाँ पर याद रखना है, बहुत बार डायरेक्ट रिएक्शंस ऐसी भी आ सकती है, डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछेगा CCl4 बन जाएगा। और अगर आपको सिंपल एक एल्केन दे रखा है, जैसे कि आपको CH3CH3 टाइप का एल्केन दे दिया, इसके अंदर Cl2 डालना है, तो फिर आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक क्लोरीन को लगा दोगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और एक क्लोरीन आ गया। इस तरीके की सिंपल रिएक्शंस आपको देखने को मिलती है, जिनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसा ही मैकेनिज्म है, बिल्कुल देखना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, बहुत ईजी है। आइए इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म कैसा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होता है ना, वो 3 प्रोसेस होती है इसके अंदर। पहले इनिशिएशन होता है, फिर प्रोपोगेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है, मतलब चेन की स्टार्टिंग होती है, तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं इनिशिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लोरीन का यूज़ कर रहे हो, तो जब क्लोरीन को सनलाइट के अंदर रखा जाता है तो वो क्लोरीन रेडिकल बना लेता है होमोलिसिस करके। याद रखना है, रेडिकल का फॉर्म होते हैं जब होमोलिसिस क्लीवेज होता है, और कार्बोकेटायन और कार्बन आयन कब बनते हैं, जब हिट्रोलिसिस होता है। एक क्लोरीन रेडिकल मिल गया, अब क्या होगा, स्टेप आ जाएगा प्रोपोगेशन, मतलब कैसे बढ़ रही है आगे रिएक्शन। तो आपने क्या करा, यहाँ पर CH4 के साथ में एक क्या लग दिया, क्लोरीन का रेडिकल लग दिया, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, CH3 रेडिकल मिल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो आइए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो कि है प्रोपोगेशन स्टेप। अब प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, आप क्या करते हो, चेन को आगे बढ़ाते हो। तो जैसे आपने क्या करा, एक यहाँ पर बच्चों CH4 लिया, इसके अंदर ये क्लोरीन का रेडिकल डाला, तो इससे यहाँ पर बन जाएगा CH3 रेडिकल प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप क्या करोगे, CH3 रेडिकल के साथ में और क्लोरीन की जो रिएक्शंस करवाओगे, और साथ ही में आप और क्लोरीन को भी क्या कर दोगे, और क्लोरीन के रेडिकल्स बना दोगे। ऐसे स्टेप चलता जाएगा। सिर्फ एक बार रेडिकल बनना है, वो हर किसी से रिएक्ट करके बहुत सारे नंबर ऑफ रेडिकल बना सकता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी टर्मिनेशन रिएक्शन। अब आप बोलोगे मैम क्यों मैकेनिज्म पढ़ा रहे हो, हमको समझ में आ गया है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन वो क्या करेगा, आपसे मैकेनिज्म से ही पूछ लेगा, इसलिए याद रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी रेडिकल है वो आपस में रिएक्ट करके टर्मिनेट कर देंगे रिएक्शन को। इन 2 रेडिकल से मिल जाएगा ClCl। अगर CH3 रेडिकल है तो हो सकता है वो दूसरे CH3 रेडिकल के साथ भी रिएक्ट करे और यहाँ से CH3 बना दे। अब आप में से कुछ लोगों के मन में आएगा, जब भी आप ऐसी रिएक्शन देखोगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत बार वहाँ पर बाय प्रोडक्ट एल्केन भी मिल रहा होगा। तो आप सोचोगे एल्केन कैसे मिला अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखो भाई, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हुआ था। अगर CH3 रेडिकल मिल जाएंगे तो क्या मिलेगा, एल्केन, इसीलिए एल्केन मिल रहा था। और अगर CH3 रेडिकल के साथ में Cl रेडिकल जुड़ जाए तो आपको मिल जाएगा जो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट CH3Cl। तो ये पूरा किसका मैकेनिज्म होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो देख लो क्या होती है। अब क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हैलोजेंस का यूज़ कर रहे हो, तो हैलोजेंस में फ्लोरीन भी आता है, क्लोरीन भी आता है, ब्रोमीन भी आता है, आयोडीन भी आता है। और यही क्या होता है, इनका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब इसमें से जो फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है, तो इसके रिएक्शन आप बहुत कम देखते हो, 2 वायलेंट। ठीक है, अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन क्या करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन करता है और बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल एंड स्लो, जिसकी वजह से आप यहाँ पर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हो जैसे नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर इन रिएक्शंस कम दिखती है आपको। जो मेनली रिएक्शन दिखेगी वो आपको क्लोरीन और ब्रोमीन की ही दिखेगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की अगर बात करें तो
अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि क्या है बच्चों, अगर आप ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हो किसी भी एल्केन का तो वो कंबंशन करता है। ये अपन बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए, एल्केन के साथ में अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को क्या करोगे, बर्न करोगे, तो उससे CO2 H2 और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, वही रिएक्शन होती है कंबंशन रिएक्शन। बट इससे एक और क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि कंबंशन रिएक्शन जब भी आए तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, ये आपका एल्केन हो गया CnH2n+2, ठीक है। इसके अंदर आप क्या ऐड कर रहे हो, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो। अब ऑक्सीजन को जब आप हीट कर रहे हो तो इससे CO2 H2O निकल रहे हैं। अब इसमें जो ऑक्सीजन है वो किस अमाउंट में रहता है, बहुत बार ये पूछ लिया जाता है। इसी की वजह से मैं ये जो फॉर्मूला आपको लिखा रही हूँ, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 3n+1/2, ये क्या होता है, O2 इतने मोल्स लेते हो आप एग्जैक्ट अगर बात करें किसी एल्केन में, और इससे जो निकलता है वो निकलता है NCO2 + n+1 H2O। ये आपका फॉर्मूला है, याद रखना है। जब भी आपको एल्केन दिया गया है और आपसे O2 के मोल्स पूछ ले तो आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करने हैं, जो भी n यहाँ पर होगा उसके हिसाब से आप O2 के मोल्स निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर CO2 H2O पूछ ले तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो बहुत सिंपल आपका यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा अगर आपको डायरेक्टली कंबंशन से कोई भी रिएक्शंस दी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। मतलब जब अपन एल्केन के रिएक्शन कौन सी करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जब उसको ऑक्सीडाइज्ड करवा रहे हैं तो यहाँ पर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के अपन 3 से 4 रिएक्शंस पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक लिख रखा है अल्कोहल डायरेक्टली दे रखा है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। मान लो आपने क्या लिया है, CH4, इसकी आपने रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ में, और अलग अलग रिएजेंट से अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। याद रखना, तीनों रिएक्शन को एज इट इज भी पूछ सकता है, अलग अलग भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉपर के साथ में 573 केल्विन ले लिया तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा मीथेनॉल CH3OH, अल्कोहल यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपने CH4 ऑक्सीजन के साथ में ही यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों, आपने क्या ले लिया, मोलिबेडियम ऑक्साइड ले लिया। देखो यहाँ पर दे रखा होगा, यहाँ पर सिर्फ कॉपर ही दे रखा है। मोलिबेडियम का ऑक्साइड ले लिया तो आपको मिलेगा HCHO, मीथेनल क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर आपने क्या करा, यही सेम रिएजेंट के साथ में ले लिया, क्या होता है बच्चों, ये मैंगनीज का एसीटेट, किसका एसीटेट, मैंगनीज का एसीटेट अगर आपने ले लिया तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3COOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आप जो डिफरेंट टाइप के रिएजेंट ले रहे हो उनके साथ डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर कॉपर लिया तो क्या मिल रहा है बच्चों आपको, एल्कोहल। अगर क्या लिया है, मोलिबेडियम ऑक्साइड लिया है तो आपको मिल रहा है एल्डिहाइड। और अगर आपने क्या लिया है, आपने मैंगनीज का एस्टर लिया है तो आपको मिल रहा है एसिड। तो याद रखना है, ये तीनों रिएक्शन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एक और रिएक्शन होती है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी अपन नॉर्मल ऑक्सीडेशन करवा रहे थे, क्योंकि अपन सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं कार्बोनिल कंपाउंड वाले, तो अपन उसमें यूज़ कर रहे थे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि होता है पोटेशियम परमैंगनेट की MnO4। तो उसका यूज़ यहाँ पर एल्कीन में क्यों नहीं किया गया है, एल्कीन में भी होगा, एल्काइन में भी होगा, पर यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑर्डिनरी जो एल्केन्स होते हैं वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करते। एकमात्र ऐसा एल्केन होता है जो रिएक्ट करता है, वो होता है जिसके पास टर्शरी हाइड्रोजन होता है। मतलब जो आपका टर्शरी ग्रुप होता है, ये देखो एक कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा है, इसके पास जो हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं टर्शरी हाइड्रोजन। इसकी जब रिएक्शन करवाते हो KMnO4 से तो यहाँ पर बच्चों रिएक्शन होती है और आपको मिल जाता है, क्या मिलता है, टर्शरी अल्कोहल मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर एकमात्र ऐसा एल्केन है जो क्या करता है, KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है। याद रखना है टर्शरी हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। अब ये क्या चीज़ है, आइए देखते हैं। मान लो आपने ले लिया एक एनहेक्सेन मतलब आपने एक ऐसी चेन ले ली जिसमें क्या है, 6 कार्बन है। कितने कार्बन है बच्चों, 6 कार्बन है इसके पास। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप जो यूज़ कर रहे हो रिएजेंट वो है एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। साथ ही में आप यूज़ कर रहे हो HCl।
अब जब भी आपने किसी एल्केन की रिएक्शन इन रिएजेंट के साथ करवा ली तो वो आइसोमर्स बना लेते हैं। आइसोमेरिज्म अपन पढ़ चुके हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, जीओसी चैप्टर सबने पढ़ा होगा, बेसिक चैप्टर है। इसमें आइसोमर्स फॉर्म हो जाते हैं एन हेक्सेन के। अब इसके आइसोमर्स क्या होंगे भाई, कि या तो आपने क्या करा, 5 एल्केन बना ली और जो एक एल्केन है, मतलब एक जो मिथाइल ग्रुप है, उसको आपने सेकंड कार्बन पे रख दिया। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों हुआ कि सेकंड कार्बन पे ही रखा, तो भाई थर्ड पे भी रख सकते हो और यहाँ पर भी आपने एक मिथाइल ग्रुप रख दिया। अब ये इस तरीके से क्या हुआ है, 6 कार्बन चेन से 5 कार्बन चेन बन चुकी है, ये इसके आइसोमर्स है। अगर कोई भी बोलते कि भाई आपको C6 किसका बच्चों, यहाँ पर C6H14 का अगर आपको आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, उसमें से जो 2 आइसोमर्स आप ड्रॉ करोगे वो ये होंगे C5 के कार्बन चेन के साथ में। तो इसके आइसोमर्स ड्रॉ हो रहे हैं। तो एल्केन का आइसोमराइजेशन करने के लिए जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है अनहाइड्रस AlCl3 और HCl, और इस रिएक्शन को बोल देते हैं आइसोमराइजेशन। अब आता है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है भाई, एरोमेटाइजेशन में भी आप मान लो आपने एन हेक्सेन एक 6 कार्बन की चेन ले ली, ठीक है, उसमें आपने जो रिएजेंट डाला है वो हो सकता है या तो आपने क्रोमियम का ऑक्साइड डाला है AlCl3 के साथ, ठीक है, ये टेम्परेचर याद रखना 773 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हो आप, या फिर आप इसकी Cr2O3 की जगह आप यूज़ कर सकते हो किसका, वैनेडियम का ऑक्साइड या फिर मोलिबीडियम का ऑक्साइड, इनमें से कुछ भी दिया गया हो सकता है आपको। इस क्रोमियम की जगह हो सकता है कि आपको मोलिबीडियम का ऑक्साइड दिया गया हो या फिर वैनेडियम का ऑक्साइड दिया गया हो, दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर। और इससे जो रिएक्शन होगी, आप एक सिंपल कार्बन चेन से क्या बना लोगे, ये सिंपल कार्बन चेन है 6 कार्बन की, इससे आपकी एरोमेटिक रिंग बन जाती है, इसलिए रिएक्शन को बोला जाता है एरोमेटाइजेशन। अगर मैं 7 कार्बन की चेन ले लूँ, मान लो यहाँ से मैंने ले लिया 7 कार्बन की चेन, तब क्या करोगे, तब ऐसा नहीं है कि आप 7 कार्बन के रिंग बना लोगे, तब आपको क्या बनाना है, टोलीन बना देना है। ऐसे अगर 8 कार्बन की चेन लोगे तो उसकी तरफ से डिफरेंट बेंजीन पे ही सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते जाएंगे, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि क्या है, रिएक्शन विथ स्टीम। मतलब नॉर्मल सी रिएक्शन है। अगर एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ बच्चों, निकल, और हीट के साथ वाटर भी डाल दिया, तो यहाँ से बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो आप, कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ ही में जो H2 है वो निकल जाते हैं। तो याद रखना है, जब भी सिंपल स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और फिर लास्ट रिएक्शन है पायरोलिसिस रिएक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट है, आइए इस रिएक्शन को देखते हैं। पायरोलिसिस, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेगा कि पायरोलिसिस से अगर एल्केन लिया है तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, याद रखना है। पायरोलिसिस से क्या बनते हैं बच्चों, एल्कीन्स मिलती हैं आपको, एल्कीन्स और एल्केन्स दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हायर लोअर कार्बन चेन ऑफ एल्कीन्स प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया C6H14, ये क्या है, एक एल्केन है, इसकी स्मॉलर चेन्स आपको मिल जाएगी एल्कीन की फॉर्म में। इसका आपने पायरोलिसिस करवाया, पायरोलिसिस में क्या करते हैं, आपने इसको 773 केल्विन पे क्या करा है, हीट करा है, टेम्परेचर प्रोवाइड करा है 773 केल्विन का। अब इससे पायरोलिसिस में क्या होगा, ये एल्कीन बनाएगा। तो एल्कीन में मान लो इसने एक तो C6H12 बनवाया और एक H2 गैस निकल गई, ठीक है। एक और इसका डिवीजन हो सकता है, मान लो यहाँ से जो चेन टूटी है, लोअर कार्बन चेन बनाने के लिए यूज़ होता है ये, तब क्या हुआ, यहाँ से C4H8 बन गया और यहाँ से क्या बन गया, C2H4 बन गया, 2 डिफरेंट टाइप की एल्कीन मिल गई। ऐसा भी हो सकता है कि इसी रिएक्शन में C3H6 बन जाए, ठीक है, फिर C2H4 बन जाए और एक आपको मीथेन भी मिल जाए। तो आप देख सकते हो 6 कार्बन थे, 3 4 5 6 कार्बन है, बस आपको 6 कार्बन रखने हैं, उसका क्या करना है, बहुत सारी नंबर ऑफ चेन्स बना सकते हो। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए पायरोलिसिस ऑफ एल्केन से क्या मिलेगा, एल्कीन्स मिलेगी, लोअर एल्कीन्स याद रखना, और साथ में एल्केन्स भी मिल सकता है, जिससे यहाँ पर मीथेन भी मिल रहा है। तो अपन ने कंप्लीट एल्केन की प्रेपरेशन और केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अपन करते हैं एल्कीन का डिस्कशन। तो आइए बच्चों अब देखते हैं एल्कीन की प्रेपरेशन। तो एल्कीन की प्रेपरेशन में अपन देख सकते हैं सबसे पहले जो यूज़ किया गया है बच्चों वो है यहाँ पर एल्कीन की प्रेपरेशन रिएक्शन के लिए जो सबसे पहले यूज़ किया गया है, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले अपन देखेंगे फ्रॉम एल्काइन, मतलब जब एल्काइन से अपन क्या कर रहे हैं, एल्कीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे एल्केन में अपन ने क्या देखा था, एल्कीन
के अंदर हाइड्रोजनेशन करके निकल और प्लेटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में अपन ने क्या बनाए थे, एल्केन। वैसे ही एल्काइन से अपन क्या बनाएंगे, एल्कीन। कैसे बनाते हैं, देखिए अपन ने ले लिया एक एल्काइन, ठीक है, इसके अंदर अब मैं दोनों तरीके के क्या कर सकती हूँ, एल्कीन बना सकती हूँ, सिस एंड ट्रांस दोनों फॉर्म्स। सिस फॉर्म, ट्रांस फॉर्म क्या होती है, आइए देखते हैं। अगर मैंने इस एल्काइन के अंदर लिया है सबसे पहले तो लिंडलार कैटलिस्ट, जो कि होता है H2PdCaCO3। ये कैटलिस्ट तो कहीं और भी सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल सही, रोजनवुड जो रिडक्शन था उसमें भी यूज़ करा था, वही कैटलिस्ट उस टाइम भी बताया था। इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोला जाता है, लिंडलार। डायरेक्टली बहुत बार कैटलिस्ट पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है, इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। तो जब भी अगर मैंने लिंडलार कैटलिस्ट का यूज़ करा गया है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमेशा सिस टाइप की एल्कीन बनेगी। मतलब जो दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप होंगे या ज़्यादा जो ग्रुप होंगे, जो ज़्यादा क्या है प्रायोरिटी वाले होंगे, वो क्या होंगे, सेम साइड पे है, तो उसको बोल देंगे सिस एल्कीन। अब ये हायर प्रायोरिटी में CH3 हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कुछ भी जो कार्बन के अलावा कोई भी और ग्रुप हो, तो या फिर कार्बन भी हो, बस वो दोनों सेम साइड होगा तो सिस एल्कीन बोलेंगे। और अगर आपने जो कैटलिस्ट यूज़ करा है वो है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इस रिएजेंट को बोलते हैं बर्च रिएजेंट, और रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बर्च रिडक्शन। यहाँ पर जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट वो कैसा मिलेगा, ट्रांस एल्कीन। तो याद रखना है, बहुत बार एक क्वेश्चन दे देगा, 2 एरो लगा देगा, एक तरफ लिख देगा Na इन सोडियम लिक्विड अमोनिया और एक बार लिख लेगा H2PdCaCO3। तो आपको याद रखना है जब लिंडलार कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो तो सिस एल्कीन बनानी है, जब सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज़ कर रहे हो तो कैसी एल्कीन बनानी है, ट्रांस। जब ये देखो दोनों R ग्रुप जो है, जो हायर प्रायोरिटी है, वो कौन सी साइड है, ऑपोजिट साइड। यहाँ पर सेम साइड थे, यहाँ ऑपोजिट साइड है, तो इसे बोलेंगे ट्रांस एल्कीन। क्या बोलेंगे, ट्रांस एल्कीन। इस तरीके से आपकी ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। सिस ट्रांस बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है जो दोनों प्रायोरिटी वाले ग्रुप हो, सेम साइड हो तो सिस, और जो प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑपोजिट साइड हो तो ट्रांस। तो ये हो गया एल्काइन से फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 2 रिएजेंट होते हैं, ठीक है। अब आता है आपका सेकेंड, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बीटा एलिमिनेशन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब अपन कर रहे हैं बीटा एलिमिनेशन, और यही चीज़ देखना आप अपन इसके केमिकल रिएक्शन से बना भी रहे होंगे जो यहाँ से हटा रहे हैं। बीटा एलिमिनेशन में आपने क्या ले लिया बच्चों, CH3CH2X, ठीक है, इसको भी मैं CH3 2H करके लिख सकती हूँ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। CH3 को CH2H लिख दिया। अब बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है, जिससे भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको अल्फा बोलते हैं, उसके पास वाले कार्बन को बीटा बोलते हैं, है ना। तो अब यहाँ से आप क्या कर रहे होंगे, इसका एलिमिनेशन करवाते हो। ये रिएक्शन मैंने बहुत अच्छे से बताई थी कि एक तो अगर आप एक्वस KOH ले रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन होता है हेलो एल्केन में, और अगर आप एल्कोहलिक KOH ले रहे हो तो क्या होता है बच्चों, तब होता है एलिमिनेशन, और वहाँ से मिलती है एल्कीन। देख लो, एल्कोहलिक KOH लिया है, यहाँ से जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, एल्कीन होगा, CH2 एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा से एक हाइड्रोजन माइनस हुआ है। ऐसा ही मिलती जुलती एक और रिएक्शन है जो कि कौन सी होती है बच्चों, बीटा एलिमिनेशन इसमें भी होता है जब आप अल्कोहल का यूज़ कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया CH2H और यहाँ पर ले लिया CH2OH। जब आप क्या कर रहे हो, किसी अल्कोहल से रिडक्शन करवा रहे हो, यहाँ पर आपने क्या लिया था, कोई अल्काइल हैलाइड लिया था, यहाँ क्या लिया है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्कोहल से जब रिडक्शन करवाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से भी बीटा एलिमिनेशन होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर OH जुड़ा हुआ है उसे अल्फा बोलेंगे, और जहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, जहाँ पर ये H जुड़ा हुआ है ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, यहाँ से निकल गया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन अल्कोहल में भी करवाई है। इस रिएक्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर का रिमूवल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और यहाँ से मिल जाएगी एल्कीन। तो ये दोनों ही रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी जब हेलो एल्कीन पढ़ाया था और जब अल्कोहल पढ़ाया था, कि बीटा एलिमिनेशन होता है, एल्कीन मिल जाती है, वही रिएक्शन को अपन ने बस रिपीट करा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप विस्नल और जैव हैलाइड का यूज़ करके भी एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। और बच्चों इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना विस्नल हैलाइड क्या होता है।
विस्निल हैलाइड का मतलब है जब दो अलग अलग कार्बन पे हैलोजन है। क्या है? दो अलग अलग कार्बन पे हैलोजन है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर क्या है, इसकी वैलेंसी को पूरा कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करोगे, जब भी आपको विस्निल या फिर जैम डाइहैलाइड से एलिमिनेशन करना है तो आप Zn के साथ में क्या करोगे, हीट का यूज़ करोगे। ये दोनों XX निकल जाएंगे। अभी हर जगह आप क्या कर रहे थे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे थे। मतलब ये जो भी आपने केसेस देखे थे इसमें क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और साथ में क्या निकल रहा था बच्चों, एक हैलोजन निकल रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हैलोजन निकल रहा है तो इसको बोलेंगे डीहैलोजिनेशन और यहाँ से मिल जाएगा आपको एल्कीन। ऐसा ही इसको तो बोलते हैं विस्निल डाइहैलाइड, सॉरी मैंने हैलाइड लिख दिया क्या, विस्निल डाइहैलाइड। और ऐसा ही सेम केस आपको देखने को मिलेगा अगर आप जैम डाइहैलाइड का यूज़ कर रहे हो। जैम पर्सन बोलते ना किसी अच्छे इंसान को कि यार ये जैम पर्सन है, वैसे ही जैम डाइहैलाइड होता है। जैम डाइहैलाइड में एक ही कार्बन पे क्या होता है, दोनों एक्स होते हैं। एक ही कार्बन पे क्या है, दोनों हैलोजन है और साथ में यहाँ पर मान लो R ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, साथ में आपने यहाँ पर कोई CH2R ग्रुप ले लिया। अब इसका आपने क्या करा, जिंक के साथ में हीट करा, ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ से भी जो फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी निकल जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, एक एल्कीन आपको मिल जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, एल्कीन मिल जाएगा। तो याद रखना है, जब विस्निल हैलाइड का यूज़ करेंगे तो भी एल्कीन मिल रहा है, जब जैम डाइहैलाइड का यूज़ कर रहे हैं तब भी क्या मिल रहा है, एल्कीन मिल रहा है। और बहुत बार यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अब मैं यहाँ पर एक और छोटा सा क्लासिफिकेशन बताना चाहती हूँ। अगर कभी भी आपको डबल बॉन्ड के पास में एक sp3 कार्बन दिया गया है और उस पर कोई हैलोजन अटैच है, जब डबल बॉन्ड के पास में sp3 कार्बन है उस पर कोई हैलोजन अटैच है तो इसको बोला जाता है एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, एलाइलिक हैलाइड, जो कि मैंने आपको किस में बताया था, हेलो अरीन और हेलो एल्कीन में भी बताया था, बस उसी को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एलाइलिक हैलाइड। और अगर डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ में X जुड़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर दो अलग अलग कार्बन पे हैलोजन अटैच है पासी के एडजेसेंट कार्बन पे तो उसको बोलते हैं विस्निल डाइहैलाइड। और अगर एक ही कार्बन पे दो हैलोजन अटैच है तो उसको बोलेंगे जैम डाइहैलाइड। तो ये छोटा सा क्लासिफिकेशन है जिसे याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एलाइलिक में डबल बॉन्ड के पास में sp3 कार्बन पे हैलोजन है, विनाइलिक में डबल बॉन्ड पे डायरेक्टली हैलोजन है, और विस्निल में क्या है, एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन्स हैं और एक ही कार्बन पे दो हैलोजन है तो जैम डाइहैलाइड। ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी प्रेपरेशन रिएक्शन खत्म हो चुकी है। आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। और अभी जो अपन ने बीटा एलिमिनेशन कराया ना, वही उल्टा यहाँ पर कर देंगे। देखना कैसे अपन यहाँ से एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, विस्निल डाइहैलाइड बनाते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सबसे पहली रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एल्केन में पढ़ा चुकी हूँ कि अपन निकिल पैलेडियम प्लेटिनम का कैटलिस्ट लेंगे, सरफेस फिनोमेना होता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है और वहाँ पर एल्कीन रखोगे तो एल्केन मिल जाएगा। ये रिएक्शन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो रिएक्शन है वो है X2CCl4 वाली, ये भी मैंने आपको हेलो एल्केन में ऑलरेडी पढ़ा दी है, फिर भी देख लेते हैं। जब भी किसी एल्कीन में आप क्या करते हो बच्चों, हेलोजन के साथ में CCl4 का यूज़ करते हो। मान लो यहाँ पर ये एल्कीन है तो आप क्या करोगे, मान लो आपने ब्रोमीन डाला सबसे पहले, तो ये क्या करता है, इसके साथ में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना देता है जिसे बोलेंगे साइक्लिक ब्रोमीनम आयन की साइक्लिक स्टेट बन गई। अब जो दूसरा ब्रोमीन है वो क्या करेगा, वो यहाँ से अटैक करेगा, इसीलिए इस केस में एंटी एडिशन होता है। मतलब एक ब्रोमीन अगर यहाँ से अटैच है तो दूसरा ब्रोमीन यहाँ से अटैच होगा। अभी आपको कोई मतलब नहीं है, मगर जब स्टीरियो केमिस्ट्री का यूज़ होगा तब डिफरेंटली प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा कि एक ब्रोमीन को वेज पे बनाया है तो दूसरा ब्रोमीन डैश पे बनेगा। एंटी एडिशन हुआ है। क्या हुआ है, एंटी एडिशन हुआ है अगर सिर्फ Br2CCl4 यूज़ कर रहे हो। मगर इसी केस पे आपने क्या कर दिया, ये क्या है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, HX का यूज़ कर लिया। तो HX के केस में भी मैंने बताया था ये जो रिएक्शंस होती हैं ये कैसे प्रोसीड होती हैं। सबसे पहले तो इसके लिए अपन को एक दूसरा टाइप का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, एडिशन ऑफ HX।
किसके लिए अपन यूज़ करते हैं, जैसे यहीं पर यूज़ करा गया है RCH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप, क्योंकि इसमें आपको समझना पड़ेगा थोड़ा कार्बोकैटायन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर HX में एक प्लस है और X माइनस है, वैसे ही जो आपका रिएक्टेंट है उसमें भी आपको एक प्लस और एक माइनस बनाना होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है प्लस किसको बनाए, तो मैं ऑलरेडी समझा भी चुकी हूँ, जब भी कोई एल्काइल ग्रुप या R ग्रुप अटैच है तो वो कार्बोकैटायन को ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है, इसलिए प्लस यहाँ बनेगा, माइनस यहाँ बनेगा। प्लस को माइनस से जोड़ो और जो भी माइनस है उसको फिर प्लस से जोड़ देना, बस यही करना है। तो RCHX यहाँ आ जाएगा और CH3 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके का जब एडिशन होता है इसको बोला जाता है मार्कोनिकॉफ एडिशन। When negative part of the reagent is attached to the carbon having less number of hydrogen, मगर आप इससे अगर आंसर करोगे तो आपका आंसर बहुत बार गलत निकलेगा, क्योंकि जब जब कार्बोकैटायन बनता है तो उसमें स्टेबिलिटी या रीअरेंजमेंट की वजह से वो क्या करता है, स्टेबिलिटी की वजह से रीअरेंज होता है। इसलिए हमेशा आंसर किससे करना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से, कि अगर वो रीअरेंज होगा तो पहले रीअरेंज करोगे और वहीं पर हैलोजन का अटैचमेंट करोगे। ऐसी ही मिलती जुलती रिएक्शन एक और है, कौन सी रिएक्शन है भाई, वो यहाँ पर देख लो। जब आप क्या कर रहे हो, वाटर का एडिशन कर रहे हो, तो आइए देख लेते हैं एडिशन ऑफ वाटर। ये भी मैं अल्कोहल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोनों सेम तरीके से प्रोसीड होगी इसीलिए समझा रही हूँ। मान लो आपने यहाँ पर R यही ग्रुप ले लिया CH2। अब अगर वाटर की बात करें, इसमें भी एक प्लस है H प्लस और OH माइनस एक माइनस है, वही सेम होगा यहाँ पर भी। इस R ग्रुप की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा, जो प्लस यहाँ स्टेबल होगा और माइनस यहाँ स्टेबल होगा। प्लस की माइनस से रिएक्शन, माइनस की प्लस से रिएक्शन, प्लस को भेज दिया माइनस के पास में, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, RCH पे पॉजिटिव आ गया कार्बोकैटायन और यहाँ पर CH3। अब क्या करना है, OH माइनस अटैक कर देगा और यहाँ से मिल जाएगा RCH OH CH3। अब ये कैसा एडिशन है, ये भी है मार्कोनिकॉफ एडिशन। मगर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा एडिशन है, बोलना है मार्कोनिकॉफ। अगर आंसर करना है, आंसर किससे करोगे, हमेशा कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी से। पहले देखोगे क्या वो रीअरेंज हो सकता है और फिर उसके बाद ही आंसर करोगे। तो ये दोनों रिएक्शंस अपन ने पढ़ ली। अब पढ़ते हैं अपन अपनी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, जो कि है जब आप क्या कर रहे हो, HX का एडिशन कर रहे हो और साथ में परऑक्साइड भी दिया गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट या फिर बोला जाता है खराश इफेक्ट। क्या बोलते हैं, खराश इफेक्ट। जब आपने क्या करा, मान लो ये सेम ही एल्कीन ले ली RCH डबल बॉन्ड CH2, आपने HBr के साथ में ले लिया कोई परऑक्साइड। अब आप क्या कर रहे थे, आंसर कर रहे थे मार्कोनिकॉफ रूल की तरह कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, दैट विल अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। पर जब जब आप HBr की बात करोगे और परऑक्साइड भी लगा दिया तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इस वाले कार्बन पे आके ये नेगेटिव आके जुड़ जाएगा। इसी को बोला जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और ये कब लगेगा, ओनली इन द केस ऑफ HBr एंड परऑक्साइड, HCl, HI इन सब के साथ नहीं लगेगा। HBr की जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होता है तो इसकी जो दोनों प्रोपगेशन स्टेप्स होते हैं वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होते हैं, इसीलिए इसी केस में वो क्या होता है, वैलिड होता है और किसी केस में नहीं होता। अब यहाँ पर देखते हैं अपन, जब अपन क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में जब रिएक्शन करवा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में जब अपन रिएक्शन करवा रहे हैं एक एल्कीन की, तब क्या बन रहा है, आइए उसको देख लेते हैं। सेम रिएक्शन होगी जैसे मार्कोनिकॉफ रूल में X अटैच कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मार्कोनिकॉफ रूल से ही मिलेगा। बस उसमें क्या एडिशन कराना है, OR CH CH3 OSO3H। जब भी अपन सल्फोनेशन करवा रहे थे यही अटैच कर रहे थे, बस उसी का एडिशन करवाना है। ध्यान रखना, दिस विल ऑल्सो फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। देख सकते हैं आप, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे ही अटैकिंग रिएजेंट आकर जुड़ा है। कौन सा रूल है, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। वाटर का एडिशन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे कौन सी रिएक्शन, डिहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन,
ठीक है, सॉरी डिहाइड्रोक्सिलेशन नहीं, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, ग्लाइकोलाइजेशन, इसके बहुत सारे नाम होते हैं इस रिएक्शन के। इसको बोलते हैं डाइऑल फॉर्मेशन, या फिर इसको बोल दोगे आप ग्लाइकोलाइजेशन। ठीक है, तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। और तीसरा नाम है हाइड्रोक्सिलेशन। ये सारे के सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये होते हैं जब आप एल्कीन की रिएक्शन करवाते हो। किसके साथ में, आइए एजेंट्स रिएजेंट्स की भी बात कर लेते हैं। अगर कोई एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ में आपने रिएजेंट ले लिया बेयर रिएजेंट। अब बच्चों आपके नीट में एक PYQ आ चुका है जब बेयर रिएजेंट के बारे में पूछ चुका है, तो याद रखना है बेयर रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4। क्या होता है, KMnO4। तो जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या होता है, डाइऑल फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब यहाँ से एक एल्कीन का डबल बॉन्ड टूटेगा और उन दोनों कार्बन्स पे क्या आ जाएगा, 2 OH ग्रुप आ जाएंगे। इधर भी OH, इधर भी OH। अब समझ में नहीं आया मैम ये कैसे हुआ, आइए थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं ताकि आपको क्लियरिटी रहे। ये होती है आपकी एल्कीन, ठीक है। इस एल्कीन पे आपने क्या करा, यहाँ पर रिएक्शन जब भी अपन पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो MnOK जो होता है वो आपका क्या होता है, रिएक्टिंग रिएजेंट होता है। OK होगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सही से लिख देती हूँ तो कोई कन्फ्यूजन हो जाए। ये होता है MnOK। अब क्या होता है बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये क्या करता है, इस मैग्नीज से यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यहाँ पर शिफ्ट होता है, ये वाला कार्बन भी इधर रिएक्ट करता है और इसकी वजह से बनता है मैंगनीज ईस्टर। जो भी अपन ने रिएक्शंस पढ़ी थी कार्बोनिल कंपाउंड में, उस पर भी मैंगनीज ईस्टर बन रहा था, यहाँ पर भी सेम बनेगा। ये रही आपकी एल्कीन के 2 कार्बन, इससे ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच है, ये मैंगनीज अटैच है और ये डबल बॉन्ड OK इसका एज इट इज़ है। अब यहाँ से इसका क्लीवेज हो जाता है और इससे आपको मिलते हैं डाइऑल, 2 OH, यहाँ से क्लीवेज होकर HH हो जाता है और ये डाइऑल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से डाइऑल बनता है। मगर यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी अपन किसकी बात कर रहे हैं, ग्लाइकोलाइजेशन हाइड्रोक्सिलेशन की, कि कब कब आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सिलेशन, कब कब आपको सेम साइड OH मिलेगा और कब कब ऑपोजिट साइड OH मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप यूज़ कर रहे हो KMnO4 जो कि है बेयर रिएजेंट, या फिर आप यूज़ कर रहे हो ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4, तब क्या होगा, सिन ग्लाइकोलाइजेशन। अभी आपने देखा रिएजेंट में भी वो सेम साइड ही अटैच थे, तो जो दोनों OH अटैच होंगे वो सेम ही साइड से अटैच होंगे। पर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों OH डिफरेंट साइड से अटैच हो। वो कौन से केस में होगा, जब आप यूज़ कर रहे हो किसी पर एसिड का, जैसे कि MCPBA हो गया, या फिर आप यूज़ कर रहे हो एल्केलाइन H2O2 का। ठीक है, अगर पर ऑक्साइड या पर एसिड का यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, एंटी ग्लाइकोलाइजेशन। मतलब जो दोनों OH जुड़ेंगे किस पे, एल्कीन पे, वो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट साइड से होंगे। जैसे मान लो ये एल्कीन थी आपकी, एक OH यहाँ से अटैच हुआ, एक OH यहाँ से अटैच हुआ। यहाँ पर क्या होगा, एल्कीन थी, दोनों OH सेम साइड से अटैच होंगे। इसको बोलेंगे सिन ग्लाइकोलाइजेशन, इसको बोलेंगे एंटी ग्लाइकोलाइजेशन। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा इसलिए बता दिया। आइए देखते हैं लास्ट रिएक्शन जो कि अपन ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं, ओजोनोलिसिस रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड में पड़ी थी। इसमें क्या होता है, कोई भी एल्कीन ली, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, पता नहीं क्यों बच्चे इससे डरते हैं। आपने इसमें ओजोन का एडिशन कराना है। अब देखना, ओजोन के एडिशन से बनता है ओजोनाइड, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। जब इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन इधर हो, बाकी की 2 ऑक्सीजन ऐसे अटैच हो, इसे बोला जाता है ओजोनाइड। क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। अब क्या करना है, सिंपल सा, जो भी ओजोनाइड है उसका क्लीवेज कर देना है। कैसे करना है क्लीवेज, ऐसे और ऐसे, ऐसे 2 तीर लगा देने हैं। ठीक है, अब आप देखोगे अगर आप यहाँ पर आपने एक H ले लिया तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और ये दोनों अगर R ग्रुप हैं, मान लो ये दोनों R है, ये RH है, तो यहाँ एल्डिहाइड बन जाएगा, वहाँ कीटोन बन जाएगा। क्योंकि अगर इसको आप क्लीवेज कराओगे तो यहाँ बनेगा RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ बनेगा RC डबल बॉन्ड O और इधर भी R, तो एक कीटोन बन गया, एक एल्डिहाइड बन गया। अब जब भी ओजोनोलिसिस करवाते हैं ना तो 2 डिफरेंट टाइप के रिएजेंट यूज़ करते हैं।
अब वो रिएजेंट क्या होते हैं, या तो आप यूज़ कर रहे हो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में आपके रिएजेंट होंगे जैसे H2O2 हो गया, Ag2O हो गया, ऐसे रिएजेंट देखने को मिल जाए तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाना है, या फिर हो रहा होगा रिडक्टिव क्लीवेज। रिडक्टिव क्लीवेज में कैसे रिएजेंट मिलेंगे, आपको मिल जाएगा Zn जिंक, PH3P, ठीक है, इस तरीके के रिएजेंट अगर मिल गए तो वहाँ पर रिडक्टिव क्लीवेज हो रहा होगा। और रिडक्टिव क्लीवेज में जो मैंने बनाया है सेम बनेगा, एल्डिहाइड बन रहा होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बन रहा होगा तो कीटोन बनेगा। मगर जब भी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराओगे तो एल्डिहाइड से बन जाएगा एसिड एंड कीटोन विल रिमेन एज इट इज, कीटोन सेम रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में एल्डिहाइड का एसिड बना देना, कीटोन को सेम रखना, रिडक्टिव क्लीवेज में एज इट इज जो प्रोडक्ट बन रहा होगा क्लीवेज से वही सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन है बच्चों, सिंपल सी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। आपको पता है अगर एल्कीन, इथीन जो बोलते हैं उससे, अगर उसका पॉलीमराइजेशन हो तो उससे बनता है पॉलीथीन, तो वही पॉलीमराइजेशन करवा रहा है। तो यहाँ तक एल्कीन की अपन ने प्रेपरेशन, केमिकल रिएक्शन दोनों पढ़ ली हैं। आइए बात करते हैं अब अल्काइन की। तो आइए बच्चों देखते हैं अब अल्काइन की प्रेपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो जब अपन अल्काइन की बात करते हैं तो अल्काइन के प्रेपरेशन के बहुत ही थोड़े से मेथड होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है कार्बाइड के थ्रू। जैसे आप देख सकते हैं कार्बाइड का यूज़ किया गया है, तो अगर आप कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CaOH का होल ट्वाइस बाहर निकल जाएगा। यही नहीं, जब मैग्नीशियम कार्बाइड की भी यूज़ बात करते हो तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जिसको बोलते हैं अल्काइन, उसका क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और साथ ही में MgOH का होल ट्वाइस बाहर निकल जाता है। तो जब भी पूछा जाए अल्काइन का प्रेपरेशन रिएक्शन तो आपको बोलना है कार्बाइड के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पर मेथड है इसी की प्रेपरेशन में, जो सेकेंड मेथड है बच्चों वो होगा कि अपन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ कर रहे हैं। क्या होगा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। अभी मैंने बताया था कि एल्केन की प्रिपरेशन में कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस को एल्कीन और एल्काइन के प्रिपरेशन में भी यूज़ किया जाता है। अगर आप ले रहे हो तो याद रखना ये एज इट इज़ पूछा जाता है, पोटेशियम सक्सनेट के इलेक्ट्रोलिसिस से क्या मिलेगा। अगर पोटेशियम सक्सनेट लिया है जो कि क्या होता है CH2 सक्सेनिक जो एसिड होता है उसकी जगह H हटाकर पोटेशियम लगाया जाता है। इस रिएक्शन से क्या होगा बच्चों, आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस का मैंने पूरा मेथड समझाया था कि क्या होता है, रिएक्शन में यहाँ पर माइनस बनता है, फिर उससे क्या बनता है, उससे फ्री रेडिकल बनता है, यहाँ से दोनों CO2 निकल जाते हैं, यहाँ पर रेडिकल छोड़ जाते हैं, दो रेडिकल आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। तो पोटेशियम सक्सिनेट से मिलता है एल्कीन। और वैसे ही एक होता है पोटेशियम फ्यूमरेट, क्या होता है, पोटेशियम फ्यूमरेट, जो कि होता है CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर COOK होता है, कुछ नहीं होता, क्या करा है, सिर्फ CH2 से एक H हटा के डबल बॉन्ड लगा दिया, इसको पोटेशियम फ्यूमरेट बोलते हैं। इसमें भी सेम इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, वही कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। पता है आपको एनोड पे ये रिएक्शन होगी और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, जहाँ पर क्या होगा, वाटर से हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी। यहाँ पर सेम होगा, ये CO2 निकलेगी, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेंगे, दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ऐसे एल्कीन और एल्काइन मिलती है थ्रू कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। एक तो कार्बाइड के थ्रू मिलती है, एक क्या होता है बच्चों, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से मिलती है। एक और मेथड होता है, और वो मेथड क्या होता है आइए डिस्कस करते हैं, विस्नल डाइहैलाइड से। आप इसको लिख सकते हो फ्रॉम विस्नल डाइहैलाइड। विस्नल डाइहैलाइड अभी देखा था क्या होता है, विस्नल डाइहैलाइड का मतलब है दो डिफरेंट कार्बन पे क्या हो, कोई भी हैलोजन अटैच हो, जैसे ये हो गया CH2Br। इसमें आप क्या करोगे, पहले एल्कोहलिक KOH डालोगे। आपको पता है एल्कोहलिक KOH क्या करती है, विस्नल से ब्रोमीन का यहाँ से रिमूवल होगा और एल्कीन बन जाएगा। इसी में आप अगेन NaNH2 डालोगे,
और यहाँ से दोबारा हाइड्रोजन निकल कर आपको एक एल्काइन दे देंगे। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाएगा। डायरेक्टली अल्कोहलिक KOH के साथ NaNH2 दिया जाएगा और आपको विस्नल डाइहैलाइड मिल जाएगा। तो आपको क्लियरली क्या करना है, वहाँ पर एल्काइन बना देना है। तो ये 3 मेथड होगा इसकी प्रेपरेशन के, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक तो कार्बाइड के थ्रू हो गया, एक विस्नल डाइहैलाइड हो गया, और एक कौन सा था, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तीनों को प्रिपेयर कर रहा है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट होगा। ऐसी चीज़ जिससे तीनों हाइड्रोकार्बन क्या हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन की। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले वही है H2PD निकल पैलेडियम, इनका यूज़ करना है। एल्कीन में भी सेम मेथड था, उसमें क्या कर रहे थे, एक सरफेस ले रहे थे जिससे हाइड्रोजन गैस का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग होता है तो वो टूटता है। यहाँ पर भी सेम होगा, एल्काइन के दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और एल्केन मिल जाएगा। सेम प्रोसेस है जैसा एल्कीन में हुआ था, सेम वैसा का वैसा एल्काइन में होता है। और यहाँ पर भी एंड प्रोडक्ट एल्कीन नहीं, एल्केन ही मिलता है, याद रखना, निकिल पैलेडियम से। सेकंड है यहाँ पर जो अपन ने एल्कीन में भी करा है, जब अपन किसका एडिशन कर रहे हैं, Br2CCl4 का। अब देखना बिल्कुल सेम मैकेनिज्म होगा, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। जैसे आपने लिया RC∼CH, सबसे पहले अपन उसमें भी ब्रोमीन डाल रहे थे तो क्या हो रहा था, साइक्लिक स्टेट फॉर्म होती है। यहाँ पर भी यही होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, RCH डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH होगा और ये क्या करेगा, ब्रोमीन की यहाँ पर साइक्लिक स्टेट बना लेगा। अब दूसरा ब्रोमीन के पास क्या ऑप्शन है कि वो क्या आए, ऑपोजिट से ही आए, यही होगा। एक ब्रोमीन अटैच है तो मान लो ये इधर आ गया, तो इस पे आ गया RCH Br, यहाँ पर भी क्या आ गया, CH Br, सॉरी H मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, यहाँ पर क्या आएगा Br और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा Br, और एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। बस इसी रिएक्शन को रोकना नहीं है, आगे अगेन प्रोसीड करना है। दोबारा ब्रोमीन डाला, क्या बनेगा, साइक्लिक स्टेट बनेगी, CH Br, और यहाँ पर भी एक Br है, साइक्लिक स्टेट बनी अगेन ब्रोमीन की। दूसरे ब्रोमीन के पास क्या ऑप्शन है कि वो बैक साइड से अटैक करे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RC Br Br प्लस CH Br Br। मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, जितने भी बॉन्ड हैं उनको तोड़ना है, Br को अटैच करना है। एक बॉन्ड तोड़ोगे, एक Br आ गया, दूसरा बॉन्ड टूटा, दूसरा Br आ गया। तो देखो दोनों ही कार्बन पे 2-2 Br अटैच हो गए। यही प्रोडक्ट मिल रहा है क्या, बिल्कुल सही, यही प्रोडक्ट मिल रहा है। सेम एज इट इज़ प्रोसेस किसके लिए होगा, जो अपन ने वहाँ पर हाइड्रोजन किसके लगाया था, हेलोजन एसिड के लिए यूज़ करा था, जो कि होता है HBr। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। RC∼CH लिया, आप क्या करोगे, प्लस माइनस बनाना है। आपको पता है यहाँ पर भी प्लस माइनस बनाओगे तो जो एल्काइल ग्रुप जहाँ अटैच होता है वहाँ पर प्लस स्टेबल होता है, यहाँ माइनस स्टेबल है। क्या करोगे, प्लस को माइनस पे ले गए, माइनस को प्लस पे ले गए, क्या बन जाएगा भाई, RC, यहाँ पर Br आ गया और डबल बॉन्ड CH2। दोबारा इसमें क्या करना है, HBr का एडिशन करना है। यहाँ से प्रोसेस एल्कीन वाला ही सेम हो जाता है एल्काइन में, बस आपको एक स्टेप करना है, एल्कीन बनेगा, दोबारा सेम स्टेप में जो एल्कीन में पड़ा है वही रिपीट करना है। प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस इधर चल जाएगा, माइनस इधर चल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जैम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस CH3। एक कार्बन पे 2 हेलोजन, क्या बोलते हैं, जैम डाइहैलाइड। एल्काइन से क्या बन गया, जैम डाइहैलाइड। तो याद रखना है, ये बन चुका है जैम डाइहैलाइड, बिल्कुल सही। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट रेम रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्काइन में। बहुत सारे क्वेश्चन इसी रिएक्शन से पूछे जाते हैं, जिसको बोलते हैं कुचरोव रिएक्शन, और इसको भी मैं एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा चुकी हूँ। मगर ठीक है यार, एक और बार देख लेते हैं। मान लो आपने यही कंपाउंड लिया RC∼CH, इसमें क्या होता है, आप लेते हो HgSO4 या Hg+2 और क्या करते हो, एडिशन करवाते हो वाटर का। दिस रिएक्शन इज सिंपली एडिशन ऑफ वाटर। जैसे एल्कीन में वाटर का एडिशन करके अल्कोहल बना रहे थे, यहाँ पर भी वाटर का एडिशन करवाना है। अब ये जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा डिफरेंटली चलता है, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म को देख लिया जाए। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पर जैसे आप Hg डालते हो तो Hg क्या करता है, यहाँ पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है, एक बॉन्ड को तोड़कर
साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। अब यहाँ से क्या होगा, वाटर का एडिशन होगा। अब एक बात बताओ, वाटर के पास है दो दो लोन पेयर, किसके पास जाना चाहेगा, जहाँ पर पॉजिटिव बन रहा है। इस R ग्रुप की वजह से पॉजिटिव यहाँ बनेगा, वाटर यहाँ जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे आ जाएगा एक OH, और जो ये वाला कार्बन है इससे मरकरी अटैच होगी, तो ये मरकरी जैसे ही लीव करेगा तो क्या आ जाएगा, RCOH, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2। अब जब भी आपको अल्कोहल के पास में एक डबल बॉन्ड मिल जाए तो वहाँ पर हो जाता है टोटोमेरिज्म। द हाइड्रोजन ऑफ द अल्कोहल कैन शिफ्ट टू द कार्बन एडजेसेंट एंड दिस इज कॉल्ड टोटोमराइजेशन। ठीक है, और टोटोमराइजेशन से क्या होगा, ये शिफ्ट हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, यहाँ CH3 आ गया, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और H कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन के पास, तो यहाँ से बन गया आपका एक कीटोन ग्रुप। अगर इसकी जगह आप लेते CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन, तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड, और अगर इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो सारे के सारे कीटोन मिल जाएंगे। तो ये होती है कुचरोव रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर। अब जो अपना एल्काइन है उसी के यूज से आप बेंजीन भी बना सकते हो, जो कि अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, बेंजीन की रिएक्शन प्रेपरेशन। तो आप क्या करोगे, आप लोगे एसिटिलीन के 3 मोल्स और इसकी रिएक्शन आप कराओगे रेड हॉट ट्यूब में, RHT जिसको शॉर्ट में बोलेंगे, और आपको बेंजीन मिल जाएगा। अब इसका जो मैकेनिज्म है बहुत सिंपल होता है, आपको क्या करना है, 3 जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उनको ऐसे रखना है। अब इसमें क्या होता है, एक प्लस बनता है, एक माइनस बनता है, एक प्लस बनता है, एक माइनस बनता है, और उनके जोड़ने से आपको पता है जब भी प्लस माइनस बनता है उसको आपस में जोड़ सकते हो। एक पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा, जोड़ दो, एक पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा, जोड़ दो, एक पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बना है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, जोड़ दो। इन सब के जुड़ने से आपको बेंजीन रिंग मिल जाएगी। और अगर आप सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन लोगे तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से पूरा एल्काइन का प्रेपरेशन केमिकल रिएक्शन खत्म होता है। अब अपन देखेंगे बेंजीन की प्रेपरेशन और केमिकल रिएक्शन, और फिर अपन सॉल्व करेंगे उसके कुछ PYQ। तो आइए बच्चों देखते हैं बेंजीन की प्रेपरेशन और केमिकल रिएक्शन। तो जो बेंजीन रिंग होता है अपन ने वैसे भी प्रिपेयर करा है, तो वही मेथड को अपन दोबारा देख रहे हैं। जैसे कि अपन ने एसिटिलीन के 3 मोल्स लिए हैं तो रेड हॉट ट्यूब डालने से बेंजीन बन रहा था, अभी हाल ही में पढ़ा है। और साथ ही में सब्स्टिट्यूटेड, अगर ऐसे आप सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन लोगे तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग मिल जाएगी। इसी के साथ में ये मेथड अपन ने क्या पढ़ा था, एल्केन में पढ़ा था डीकार्बोक्सिलेशन मेथड यूजिंग सोडा लाइम, वही सेम मेथड है। अगर आप बेंजोइक एसिड की जगह क्या करोगे, H को रिप्लेस करके सोडियम बेंजोएट का यूज़ करोगे, साथ में यहाँ पर सोडा लाइम का यूज़ करोगे तो बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन ने, क्योंकि अपन ने फिनोल भी पढ़ चुके हैं, तो फिनोल के अंदर जिंक डस्ट डालने से रिडक्शन रिएक्शन होती है और बेंजीन मिल जाता है। और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का जब आप रिडक्शन करवाते हो निकिल और एल्यूमिनियम के एलॉय के साथ में NaOH डालते हो तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर भी ये क्लोरीन का रिप्लेसमेंट होकर क्या आ जाता है, बेंजीन आ जाता है। जो जो रिएक्शन पड़ी थी बेंजीन से रिलेटेड वो समराइज हो चुकी है बस। अब आइए देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताऊंगी कि एरोमेटिसिटी क्या होता है। एरोमेटिसिटी, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आइए एक बार देख लेते हैं। एरोमेटिसिटी का मतलब है बच्चों कोई भी ऐसा सिस्टम जो साइक्लिक हो, ठीक है, कॉन्जुगेटेड हो, ठीक है, प्लानर हो, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लानर होना चाहिए, एंड इफ इट फॉलोज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जिसको बोला जाता है हकल्स रूल। क्या बोलते हैं, हकल्स रूल भी बोला जाता है। मतलब इसके अंदर किसी भी साइक्लिक सिस्टम के अंदर जब आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे, अगर वो 4n+2 की फॉर्म में है तो आप उसको क्या बोल दोगे, वो सिस्टम एरोमेटिक है। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तब तो इन सब केस में तो क्या होगा, एरोमेटिक सिस्टम होगा। एंटी एरोमेटिक कब होगा, जब ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही हो, बस हकल रूल में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 4n+2 होगा, यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा। आइए एक एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसमें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेंजीन रिंग।
आप देख सकते हो 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड क्या है, 4 के मल्टीपल नहीं है, मतलब वो क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएगा। 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड द रिंग इज कंसिडर्ड एरोमेटिक। अगर यहाँ पर मान लो आपने बात कर ली एक ऐसी रिंग की जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जब जब इलेक्ट्रॉन 4 या 4 के मल्टीपल, 4 की टेबल में जो जो आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन्हें बोल देंगे एंटी एरोमेटिक। तो ये रिंग क्या हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक। और अगर वो किसी इस कंडीशन को नहीं फॉलो करती कि साइक्लिक नहीं है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, प्लानर नहीं है, तो उसको बोल देते हैं नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो ये सिंपल सा डिवीजन था जो मैंने बता दिया एरोमेटिसिटी के रिगार्डिंग। अब इसके केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले, जैसे हर एक केस में करा था, अपन क्या करेंगे, इसका रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर मैं किसी भी बेंजीन रिंग की बात करूं और उसमें, क्योंकि ये सारी रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR बताया भी था जब भी रिएक्शंस पढ़ाई थी कि बेंजीन में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो आपने किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है बेंजीन की रिंग पे। इसको मैं ऐसे ना लिखकर, क्यों ना मैं जो डबल बॉन्ड है उनको बना ही दूँ, ताकि ज़्यादा इजीली समझ में आए क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये किसी एक डबल बॉन्ड से क्या करेगा, उसके कार्बन पे रिएक्ट करेगा। अब जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन आ गया। अब जो एक कार्बन है जिससे डबल बॉन्ड हटा है उस पे पॉजिटिव आ गया, बाकी के डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहे। अब आपको पता है जब भी प्लस किसी भी कार्बन पे आता है और रेजोनेंस हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, शिफ्ट हो सकता है। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये शिफ्ट हो गया मान लो इधर, तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा और ये E और H एज इट इज़ रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये इधर शिफ्ट हो जाए, मतलब कि ये जो है सिस्टम ऐसा हो जाए, पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाए और E और H एज इट इज़ रहे। आप देख सकते हैं पॉजिटिव आपको किस जगह पे दिख रहा है, इधर, इधर और इधर। तो इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड पूछा जाए, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, तो उसमें आपको आधा ही यहाँ पर क्या करना है, नॉर्मली आप जो सर्कल बनाते हो उसका मतलब होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पर ये आधा ही सर्कल बनाना है, पॉजिटिव के साथ E और H लिखना है। इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और अरीनियम आयन भी इसका नाम होता है, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है। सेम अपन करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेंगे, फिर अपन किसी H को या न्यूक्लियोफाइल को बाहर से दे देंगे, जिसकी वजह से रिंग दोबारा एरोमेटिक बन जाएगी और आपको कैसा मिलेगा, पूरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिल जाएगा यहाँ पर। सॉरी, हाँ, सब्स्टिट्यूटेड ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। बस यहाँ से H हटेगा, ये ध्यान रखना है, किसी और चीज़ का सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है। किसका हुआ है, इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है जो यहाँ पर होगी। इस हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन में वही प्रोसेस है यार, नाइट्रेशन करवाओगे तो रिएजेंट क्या होता है, नाइट्रेशन के लिए NO2+ इलेक्ट्रोफाइल था, जाके जुड़ गया, हाइड्रोजन हटा, क्या आ गया, NO2 आ गया। क्लोरीन में क्लोरीन प्लस होता है इलेक्ट्रोफाइल, यही पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्लोरीन आकर सब्स्टिट्यूट हो गया। यहाँ पर सल्फोनिक एसिड में SO3 होता है जो रिएजेंट होता है, मगर ये क्या करता है इसका बता देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, मान लो यहाँ SO3 है, यहाँ H है। नॉर्मली आप क्या करते हो, हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल डालते हो और फिर दोबारा आपको बेंजीन की रिंग मिल जाती है। SO3 पे माइनस आ जाता है और ये एज अ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है और इस हाइड्रोजन को ले लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको हमेशा बेंजीन की रिंग में SO3H दिखेगा, पर जो रिएजेंट है वो SO3H नहीं है, SO3 ही है। वो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर क्या करेगा, SO3H बनाता है। तो याद रखना है, अगर आप फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाते हो तो आपको पता है एक एल्काइल क्लोराइड का यूज़ करते हैं और यहाँ पर जो रिएजेंट होता है वो CH3+ होता है। ठीक है, और अगर असाइलेशन करवाते हो तो जो रिएजेंट होता है वो CH3C+O+ होता है और बस आपको उस ग्रुप को अटैच करना है, सेम आपका रिएक्शन हो गई। अब आती है इसकी दूसरी रिएक्शन, जिनको पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर आप रिडक्शन करवा रहे हो किसी बेंजीन रिंग का, तो रिडक्शन रिएक्शन में अपन ने 2-3 बार जो भी रिएक्शन करी है उसमें निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम के साथ में H2 का ही यूज़ करा है। यहाँ पर भी सेम रिएक्शन करी और साइक्लोहेक्सेन मिल गया। क्या मिल गया, साइक्लोहेक्सेन। एल्कीन एल्काइन की रिएक्शन से एल्केन मिला था, बेंजीन से भी साइक्लोहेक्सेन जो कि एक एल्केन है वही मिला है।
अब रिडक्शन के बाद क्या करेंगे बच्चों, अगर आपने हेलोजिनेशन में क्लोरीन का हेलोजिनेशन करवाया तो सिंपल एक क्लोरीन आ गई, मगर आपने क्या करा, क्लोरीन के साथ में क्या करा, 500 केल्विन का टेम्परेचर ले लिया और कितने मोल्स, 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन ले लिए, Cl2 के 3 मोल्स। तो यहाँ पर आपकी जो मिलेगा उसे बोलते हैं BHC, क्या बोलते हैं इसे, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एक बेंजीन की रिंग तो हालांकि बची नहीं है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसे बोला जाता है और ये बनता है BHC, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें क्या होता है, सिंपली जो आप हर जगह करवा रहे हो कंबंशन रिएक्शन है। कंबंशन में अपन जनरली एल्केन में यूज़ कर रहे थे एक फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था 3n+1/2 O2 का, यहाँ पर 15/2 O2 का यूज़ किया जाता है। कंबंशन में हर एक रिएक्शन में CH2, H2O और हीट प्रोड्यूस होती है, तो वही सेम रिएक्शन है और यहाँ पर अपना पूरा बेंजीन की प्रेपरेशन और केमिकल रिएक्शन भी खत्म होता है। अब अपन पढ़ेंगे इसके कुछ PYQ और उसके बाद अगर आपको चैप्टर पूरा क्लियर है तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को ज़रूर से सॉल्व करना और साथ ही में उसके टेस्ट भी देना, क्योंकि दिन बहुत कम है, एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो जितना हो सके अच्छे से प्रिपेयर करना। तो बच्चों आइए देखते हैं नीट PYQ में सबसे पहला PYQ जो कि है, इन द रिएक्शन विद HCl एन एल्कीन रिएक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकॉफ रूल टू गिव अ प्रोडक्ट विच इज 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। दिस इज साइक्लोहेक्सेन ऑन 1 क्लोरीन और एक पे है एक CH3, तो ये आपको प्रोडक्ट बनाना है। फर्स्ट आप देख सकते हो, फर्स्ट रिएजेंट में क्या दे रखा है, एक एल्कीन दे रखी है इस तरीके से। नॉर्मल सी बात है, अगर इसमें आप HCl डालोगे तो H यहाँ आ जाएगा, Cl यहाँ आएगा। Cl कहाँ जाता है, टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो Cl यहीं अटैच होगा, हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, बिल्कुल सही बन रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है बच्चों, एक एल्कीन दे रखी है यहाँ पर और ये CH3 दे रखा है, इधर भी सेम होगा। अगर आप HCl का एडिशन कराते हो तो HCl कहाँ जाएगा, HCl में जो Cl है वो कार्बन जाएगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, जो कि यहाँ होंगे क्योंकि ऑलरेडी एक CH3 ग्रुप है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है, यही एल्कीन मिलेगी। अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखते हो, क्योंकि थर्ड में तो A एंड B बोथ हैं और बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर एल्कीन है। अब इसमें अगर आप क्लोरीन को जोड़ोगे तो क्लोरीन इनमें से दोनों सेम ही है, तो किसी भी जगह आ जाएगा, H कहीं भी आ जाएगा, तो आपको ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो एक ही आंसर है, वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो याद रखना है जब भी HCl का एडिशन कराना है टू किसके थ्रू करवाना है, मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू। और मार्कोनिकॉफ रूल जब इस तरीके का केस हो, अदरवाइज क्या देखना है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, प्लस बनाओगे तो कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये एक सेकेंडरी कार्बन है, यहाँ प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ माइनस बनेगा, H प्लस Cl माइनस है, प्लस को माइनस पे भेज दो, माइनस को प्लस पे भेज दो, डायरेक्टली कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी से आंसर करना है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट PYQ जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शैल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन बाय रिएक्शन विद HBr फॉलोड बाय एल्यूमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एल्यूमिनेशन रिएक्शन। दैट मीन्स कि पहले आपको HBr की रिएक्शन करानी, फिर एल्यूमिनेशन करना है, तो उससे प्रोपीन अगर मिल रहा है तो इनमें से कौन सा है जो प्रोपीन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर आप इसकी बात करोगे, HBr का क्या होगा, एडिशन होगा, बिल्कुल सही। फिर आप HBr को माइनस कर दोगे बीटा एल्यूमिनेशन के प्रोसेस से, मान लो ये कार्बन है, यहाँ से HBr का माइनस करा तो प्रोपीन तो बिल्कुल बन जाएगा भाई, प्रोपीन के ये प्रोपीन बन जाएगा आपका, बिल्कुल सही, यहाँ से प्रोपीन बनेगा। अगर सेकंड की बात करूँ, एक तरफ अल्कोहल है, एक तरफ हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन मैंने पहले भी बताई है, इसको बोलते हैं बीटा एल्यूमिनेशन रिएक्शन। एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक CH2OH है, क्या होगा, यहाँ से ये बीटा एल्यूमिनेशन होगा वाटर का और यहाँ पर मिल जाएगा आपको प्रोपीन, CH डबल बॉन्ड CH2, सेम जैसा यहाँ पर फर्स्ट केस में हुआ है साइक्लिक प्रोपीन रिंग में। अब अगर ऐसा ही आप थर्ड केस में करना चाहो तो थर्ड केस में आपको कभी भी प्रोपीन रिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि एक कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है, तो प्रोपीन तो बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ देखोगे एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड में भी क्या होता है, बीटा एल्यूमिनेशन, CH2Br, सेम क्या होगा, HBr का एल्यूमिनेशन होगा और यहाँ से मिल जाएगी प्रोपीन। तो जो एक
ओनली केस है जहाँ पर प्रोपीन नहीं बनेगी, क्योंकि इस केस में क्या होगा, ना तो HBr का एडिशन होगा, उससे आपको एक नॉर्मल HBr वाला केस मिलेगा, फिर उसका एलिमिनेशन होगा, तो ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा। एक कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है जो कि HBr के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, प्रोपीन नहीं मिलेगी। तो यही वाला केस होगा। अगर जनरल प्रोपीन दे रखा हो तो आप क्या करोगे, नॉर्मल एल्केन भी दे रखा हो, HBr का एडिशन करोगे, फिर बीटा एलिमिनेशन से क्या कर सकते हो, प्रोपीन बना सकते हो। तो याद रखना है यहाँ पर प्रोपीन नहीं बना है। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट PYQ, जो कि है प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आप देख सकते हो, आपको एक एल्काइन दे रखी है, एल्काइन में आपने H2O, H2SO4 और HgSO4, ये रिएक्शन है कुचरोव रिएक्शन। कुचरोव रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी एल्काइन के अंदर। इस रिएक्शन में क्या होता है, आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है, एसिटिलीन लेते हो तो एल्डिहाइड, अदरवाइज क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। अगर आप कंपाउंड की बात करो तो आपको गिवन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें आपको सिंपली वाटर का एडिशन करना होता है जब भी कुचरोव रिएक्शन दी गई हो Hg+2 सोल्ट के प्रेजेंस में। ये एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाती है, जिससे इस कार्बन पे वाटर का अटैक होता है, यहाँ पर OH आता है और यहाँ पर क्या होता है, CH2 रहता है। इन दोनों में टोटमराइजेशन होता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और मिलता है एक कार्बोनिल कंपाउंड। और ये कैसा कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको बोलते हैं एसीटोन। कैसा कीटोन, एसीटोन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एसीटोन कहाँ बन रहा है, एसीटोन एक ही केस में दिख रहा है आपको, थर्ड केस में। यहाँ पर भी एसीटोन है मगर यहाँ पर SO4 गिवन है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर अल्कोहल आएगा, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिएक्शन का नाम है कुचरोव रिएक्शन। कोई पूछ ले साइक्लिक स्टेट कैसी बनती है, साइक्लिक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है विथ मरकरी। ठीक है, तो याद रखना है। और अगर इसमें एसिटिलीन दिया हो तो एल्डिहाइड, अदरवाइज जितने भी सब्स्टिट्यूटेड आपके ट्रिपल अल्काइन के जितने भी सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स आप लोगे, उससे क्या बनेगा, उससे कीटोन ही बनेगा। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट PYQ, जो कि है इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपने क्या लिया है, एल्काइन लिया है जिसमें रेड हॉट आयरन ट्यूब का यूज़ किया गया है विथ हाई टेम्परेचर। अपन को पता है जब भी अपन एसिटिलीन ले रहे थे, ठीक है, उसके 3 मोल्स ले रहे थे, उसमें रेड हॉट ट्यूब अगर करा था तो उसकी वजह से क्या बन रहा था, बेंजीन बन रहा था। मैंने बताया था अगर आप कोई भी सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन लोगे तो बेंजीन भी सब्स्टिट्यूटेड मिल जाएगी। तो अगर आपने क्या लिया है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया है, तो अब आपको बेंजीन कैसे मिल जाएगी, बेंजीन भी सब्स्टिट्यूटेड मिल जाएगी। ये बेंजीन रिंग है, इसमें ये 3 क्या होंगे, CH3 होंगे। जैसे अगर आप इसके मैकेनिज्म को भी देखो तो ये इस तरीके से होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर भी एक CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ पर भी क्या होगा, एक CH3 और यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसकी वजह से आपको हर ऑल्टरनेट कार्बन पे CH3 मिल रहा है। यही ऐसा बेंजीन की रिंग में मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसके आपको क्या काउंट करने हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करना है। यही लिख रखा है, देखो यहाँ पर द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो आइए सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। अगर इसको देखोगे यहाँ CH3 है, CH3 है, CH3 है, तो 3 सिग्मा तो इन कार्बन के हो गए, तो ये हो गए 6 और ये हो गए 9 सिग्मा, तो इस रेड वाले कार्बन के हैं 9 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इस हाइड्रोजन के। अब अगर आप देखोगे तो 6 सिग्मा इसके हो जाएंगे जो बेंजीन रिंग के हैं। ठीक है, ये बेंजीन रिंग के कार्बन के हो गए। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन प्लस जो ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है और इस वाले हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी हो जाएंगे 6। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 9, 6 प्लस 6 को आपको टोटल करना है। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएंगे बच्चों आपके 21। कितने टोटल हो जाएंगे, 21। 9 9 12 एंड 12 प्लस 9 कितने हो गए, 21। तो 21 सिग्मा बॉन्ड्स बिल्कुल सही फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। याद रखना है, जब भी आप किसी एल्काइन का यूज़ करके रेड हॉट ट्यूब में डालोगे, बेंजीन की रिंग बनेगी। अगर एल्काइन को सब्स्टिट्यूट करते जाओगे तो जो बेंजीन की रिंग है वो भी क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूटेड होती जाएगी। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट PYQ, जो कि है एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विथ O3 एंड Zn। Zn कब करते हैं, जब रिडक्टिव क्लीवेज हो, मतलब एल्डिहाइड कीटोन एज इट इज रहेंगे। ठीक है, और क्या होगा,
प्रोपेऑन और इथेनॉल बन रहा है। प्रोपेऑन मतलब कि क्या बन रहा है बच्चों, एक तो आपका कीटोन बन रहा है CH3 डबल बॉन्ड CH3, यही होता है प्रोपेनॉन एसीटोन, और एक बन रहा है आपका इथेनॉल जो कि होगा CH3 डबल बॉन्ड H। तो ये आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं एक एल्कीन से। अब आपसे क्या बोला गया है, इक्विमोलर रेशो में मिल रहे हैं, एडिशन ऑफ HCl टू दैट एल्कीन गिव्स B, तो आपको B प्रोडक्ट यहाँ पर देखना है, B इज द मेजर प्रोडक्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ B आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले एल्कीन बना ले, अपन को पता है कार्बोनिल कंपाउंड बना है और किसके थ्रू बना है, ओजोनोलिसिस के थ्रू। तो ओजोनोलिसिस में ज़रूर इसके बीच में CH3 और इस कार्बन के बीच में क्या होगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा। बाकी के कंपाउंड को एज इट इज लगा दो, ये होगी आपकी एल्कीन। इस एल्कीन में क्या करना है, अपन को HCl का एडिशन करना है। कोई पेरोक्साइड HBr दिया होता तो पेरोक्साइड इफेक्ट लगता, मतलब HCl का एडिशन करना है। HCl का एडिशन किस पे होगा, टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन हैज़ नो हाइड्रोजन, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCl का एडिशन, मतलब कि Cl का एडिशन हो जाएगा, H का एडिशन वहाँ हो जाएगा। तो जो एल्केन यहाँ से मिलेगी वो होगी CH3, CH3, यहाँ पर Cl आ जाएगा, यहाँ पर CH2 CH3 आ जाएगा। इस तरीके का आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर तो अलग ही कुछ कंपाउंड बन रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। CH3 CH2 CH2 Cl गलत जगह पे लगा दिया है। CH3 इस कार्बन के देखो तो यहाँ पर 2 कार्बन है, बिल्कुल सही, इस पे Cl लगा हुआ है और CH2 CH3 है, तो बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो Cl लगाया हुआ है वो इस कार्बन पर लगाया गया है, जो कि इनकरेक्ट होगा। कौन से कार्बन पे क्लोरीन लगेगा, टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू विच रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। तो याद रखना है, यही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है जब HBr के साथ में पेरोक्साइड इफेक्ट दिया गया हो, और तब जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का वो कहाँ लगता है, टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट PYQ, जो कि है द एल्केन दैट गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरीनेशन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट इज, मतलब एक ही प्रोडक्ट जो देगा वो कौन होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन है, 4 कार्बन पे सेकेंड पोजिशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे पॉसिबल चीज़ें हैं। हो सकता है क्लोरीन इस कार्बन पे आ जाए, ठीक है, एक इस कार्बन पे आ सकता है, ठीक है, एक क्लोरीन इस कार्बन पे, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा। अब चले सेकंड केस पर, जो कि है नियोपेंटेन। अच्छा, जब भी अपन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक तो सिंपल चेन होती है जिसे एनहेक्सेन बोलते हैं, फिर होती है आइसो, तो आइसो में आप क्या कर देते हो, एक मिथाइल ग्रुप को किसी भी पोजीशन पर लगा देते हो, और एक नियो, जब नियो बनता है तब क्या होता है, क्वाटरनरी कार्बन होता है, मतलब कि एक कार्बन जो 4 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसी को बोला जाता है नियोपेंटेन। ये क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन में अगर आप एक मोनोक्लोरीनेशन करवा रहे हो, एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस लगा के आपको क्लोरीन को जोड़ना है, आपको पता है ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन आइडेंटिकल कार्बन है। आइडेंटिकल कार्बन को आप कभी भी काउंट नहीं करोगे, इसको सिंगल एक ही काउंट होगा, क्योंकि किसी भी जगह पे चेंज करोगे वो सिमिलर ही सिचुएशंस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। मतलब यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो एक ही मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। ऐसा ही अगर आप एन पेंटेन में देखो तो ये आपकी कार्बन की चेन हो गई एन पेंटेन की। इसमें कितने सारे पॉसिबल केस हैं, यहाँ पर लग सकता है, ठीक है, इन दोनों, ये तो सिमिलर कंडीशन है, एक यहाँ लग सकता है, तो यहाँ पर भी 3 प्रोडक्ट तो आराम से मिल सकते हैं। वैसे ही अगर आप आइसोपेंटेन की बात करोगे तो आइसोपेंटेन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मान लो आपको एक मिथाइल ग्रुप देता है, इसमें भी बहुत सारे नंबर ऑफ क्या बन सकते हैं, प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो सिर्फ एकमात्र केस कैसा था, नियोपेंटेन वाला, जिसमें एक ही आपको प्रोडक्ट मिलता, ठीक है। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट PYQ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो सबसे पहले दे रखा है एन-हेक्सेन, फिर दे रखा है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, फिर दे रखा है एन-हेप्टेन और फिर दे रखा है एन-ब्यूटेन। एन का मतलब होता है ऐसे सिंपल कार्बन की चेन होना। ये 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, तो इसे बोलेंगे एन-हेक्सेन, ठीक है। एन-हेप्टेन का मतलब क्या है,
ये यहाँ पर एक और कार्बन आ गया, इसे बोलेंगे एन हेप्टेन, ठीक है। फिर एन ब्यूटेन, मतलब कि सिर्फ सिंपल कार्बन की ऐसे चेन है, इसे बोलेंगे एन ब्यूटेन। जब सिंपल कार्बन की चेन है तो एन लगाते हैं, और अगर वो सब्स्टिट्यूटेड है तो आइसो, और अगर 4 डिग्री कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, मतलब ये 4 कार्बन की चेन पर एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है, इसको बोलेंगे 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा है जो गुड यील्ड में प्रोड्यूस नहीं होगा। जब भी वुड्स रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी, बहुत अच्छे से याद है, मैंने आपको एक चीज़ लिखाई थी कि इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इवन नंबर ऑफ कार्बन। आप देख सकते हो हेक्सेन मतलब कि C6 है, बिल्कुल सही है, इवन नंबर है कार्बन का। C4 इवन नंबर है कार्बन का। C7 ओड नंबर ऑफ कार्बन के लिए यूज़ नहीं किया जाता, और यही आंसर हो जाएगा। एन हेप्टेन इज योर आंसर। ये भी C4 है, इवन नंबर है, तो एन हेप्टेन आपका क्लियरली आंसर हो जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट PYQ, जो कि है फॉर द गिवन रिएक्शन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपसे P पूछा गया है। इस रिएक्शन में एल्कीन में आपने KMNO4 के साथ में H+ भी दिया गया है। अगर आप बेयर रिएजेंट लोगे तो आपको क्या करना है, डाइऑल का फॉर्मेशन करना है। पर अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो एल्कीन का, तो आइए मैं बता देती हूँ क्या होगा। जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे एल्कीन का, तो वहाँ पर क्या होगा, मान लो आपने अगर कोई CH2 टाइप की एल्कीन ली है, ठीक है, इसका आपने ऑक्सीडेशन करवाया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये क्लीव होगा, और क्योंकि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, CO2। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि इस केस में CO2 मिलता है? आइए देखते हैं। इधर क्या होगा, यहाँ पर 2 OH आके जुड़ेंगे, उन 2 OH में से क्या होगा, एक तो H2O की फॉर्म में निकल जाएगा, और बाकी का जो ऑक्सीजन के साथ में जो डबल बॉन्ड वो बचेगा वो क्या करेगा, CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा। अगर आपको एक CH के साथ में डबल बॉन्ड दे रखा है और यहाँ पर कोई भी R ग्रुप है, तो जब भी ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। जैसे मान लो यहाँ पर R ग्रुप है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस ये कैसा है, CH2 टाइप का, मतलब ऊपर वाले टाइप का, तो ये क्या बना लेगा, CO2 प्लस वाटर। एक कार्बन तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक कार्बन क्या बनाएगा, ये CO2 और H2O। और अगर आपको कीटोन टाइप का कोई दे रखा हो, जैसे कि R, CR और डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तब क्या होगा, और मान लो यहाँ पर भी CH2 ही दे रखा है, तब ऑक्सीडेशन करवाओगे तो जो ये है इसका डबल बॉन्ड टूटेगा और कीटोन का ही फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में अगेन CO2 और H2O निकल जाएगा। तो जब भी एल्कीन के कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो डायरेक्टली CO2 निकाल के आना है, एक हाइड्रोजन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है, और 2 R ग्रुप अटैच है एक कार्बन एल्कीन के एक कार्बन पे, तो कीटोन का फॉर्मेशन करना है। आप देख सकते हैं इन दोनों ही कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन में बन रहा है। अब बच्चे क्या सोचेंगे, KMNO4 करके यहाँ पर डाइओल बना के आ जाएंगे, बल्कि डाइओल इस केस में नहीं बनेगा, यहाँ क्या होगा, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होगा। अगर बेयर रिएजेंट दे रखा है कोल्ड एल्केलाइन KMNO4, तभी आपको क्या करना है, डाइओल का प्रिपरेशन करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। अब बच्चों यहाँ तक अपन ने जितने भी PYQ हैं उसे कंप्लीट कर लिया है, साथ ही में थ्योरी को भी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और साथ ही में उसका टेस्ट भी देना है इस चैप्टर का, तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।